ठीक है। जैसे मान लो ये नदी है, इसकी ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है, इसकी ये सहायक नदी है, ये सहायक नदी है, ये हो गया इसका पूरा अपवाह तंत्र। क्या हो गया? अपवाह तंत्र। एक जल का निश्चित प्रवाह के रूप में बहना तो है अपवाह, और पूरा आपके जो इसमें जो सहायक नदियों का सहायक की सहायक सहायक की सहायक वो होता अपवाह तंत्र। जैसे ये नदी है गंगा, गंगा की सहायक नदी है यमुना, यमुना की सहायक नदी है चंबल, चंबल की सहायक नदी है बनास, बनास की सहायक नदी है आपके बेड़च। ठीक है, बेड़च की सहायक नदी है मान लो और आगे गंभीरी। ठीक है, तो इस प्रकार नदियां आगे से आगे आगे से आगे आपस में जुड़ी हुई है। तो जल का एक निश्चित प्रवाह के रूप में बहना वो आपके कहलाता अपवाह, और इसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण जल होता है उसको कहते हैं अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह तंत्र जैसे ये हो गया गंगा नदी का अपवाह तंत्र, और ये यमुना नदी है, और इस यमुना नदी में आपकी इस प्रकार ये आपके आके मिलती है सहायक नदियां सारी, तो ये यमुना का अपवाह हो गया। ठीक है, ये आपके चंबल का अपवाह तंत्र हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक बनास का हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक बेड़च का हो गया, और पूरा देखा जाए तो किसका अपवाह तंत्र है? गंगा का। अब ये गंगा लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यहाँ पर एक नदी इधर से और आती है, इधर से ये नदियाँ और आती है बंगाल की खाड़ी में, ऐसा करके सारी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। किसका हो गया? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। मतलब यहाँ आपके जो संपूर्ण जल होता है वो कहलाता अपवाह तंत्र। जैसे गंगा में आकर मिलता है, ये गंगा का अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी में आकर मिलता है तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। अपवाह तंत्र की बात करें तो अपने राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है, और भारत में कितने प्रकार है? 2। राजस्थान में अपवाह तंत्र को देखा जाए तो कुछ नदियां हैं जो आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी है, और कुछ नदियां हैं जो आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में और कुछ नदियां अरब सागर में। जो अरब सागर में जाकर गिरती है इसमें आपके एक तो यहाँ पर ये है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। खाड़ी आप जानते हो किसको कहते हैं? वह जलीय भाग जिसके तीनों ओर क्या है? स्थल हो। पानी नहीं, पानी जल तो एक ही है। वह जलीय भाग जिसके तीनों ओर स्थल हो, पानी नहीं हो। तो ये कच्छ की खाड़ी है, इसके इधर स्थल स्थल स्थल। ये खंबात की खाड़ी है, स्थल स्थल स्थल। एक तरफ से आपके जलीय भाग है जो समुद्र से मिला हुआ है। तो अरब सागर में आपके एक तो के है और एक खे है। अरब सागर में एक तो कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। अब कोई नदी कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है यहाँ पर, इसका मतलब वो कच्छ का रण कच्छ की खाड़ी के पास में है, वो अरब सागर की मानी जाएगी। और कुछ नदियां हैं जो कहाँ आती है? बंगाल की खाड़ी में आती है, तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र हो गया। अब जरूरी थोड़ी है सारी नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक है। जैसे मान लो यहाँ से कोई नदी निकलती है, यहाँ कोई पहाड़ी है, तो यहाँ बारिश हुई कम है, तो इसका मतलब ये नदी आपके थोड़ी बहुत बह के यहीं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वो नदी आपके किसी से मिलेगी नहीं। जैसे यहाँ से कोई नदी निकली, यहाँ बही और समाप्त हो गई। बारिश कम आई, यहाँ समाप्त हो गई, और बारिश कम आई, यहाँ समाप्त हो गई। बारिश आई नहीं तो शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये होती है कौन सी नदियां? आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह या अंत्य प्रवाही क्षेत्र होता है। आंतरिक प्रवाह या अंत्य प्रवाही क्षेत्र। अब आपके नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती है, वो आंतरिक प्रवाह की है, तो कैसे भी रुक जाओ। अब कैसे कैसे रोक सकते हो इसको आप? या तो कोई नदी बह रही है, उसके आगे आप क्या बना दो? झील या बांध बना दो, तो वो नदी रुक जाएगी, आगे जल जाएगा नहीं। ज्यादा और भी इसमें पानी ज्यादा होगा तो इस बांध को नदी को पार करते हुए जाएगा। ठीक है, और आप रोकने का प्रयास करो और चला जाएगा। इसको कोई रोक सकता है क्या पानी को?
फिर ये किसी ना किसी नदी में मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो नदियाँ होती है, जो आपके बांध बने होते हैं, फिर भी आपके इसमें पहुंच जाती है। इसका मतलब इन पहाड़ियों में बारिश क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तब जाके वहाँ पहुँचता है। जैसे बारिश ही यहाँ कम हो तो यहाँ पे जल आता है, एक झील बना दी, अब आपके वो झील ही बड़ी मुश्किल से भरी जाती है, कई बार तो भरी जाती है, कई बार भरी ही नहीं जाती है झील। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यह आंतरिक प्रवाह की नदी, उसको कैसे ही रोको, समुद्र तक नहीं जाती है, बीच में कहीं पर भी समाप्त हो, तो वो कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदी। राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां आंतरिक प्रवाह की, कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदियां राजस्थान में सबसे ज्यादा है। देखो, अपवा तंत्र को अपन कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। एक आपके बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, बंगाल की खाड़ी। एक आपके अरब सागरीय, और एक अंत्य प्रवाही, अंत्य प्रवाही या आंतरिक अपवाह तंत्र, अंत्य प्रवाही या आंतरिक अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र को अपन ने कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में। कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी वाला, अरब सागर वाला और अंत्य प्रवाही। अब इसमें देखें तो प्रवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका है, एक तो होता है प्रवाह क्षेत्र और एक होता है जल ग्रहण क्षमता, जल ग्रहण क्षमता। प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसका लगभग आपके प्रवाह क्षेत्र 23 से 24% है। इसका है आपके अरब सागर का 16 से 17% है, और अंत्य प्रवाही का कितना, 60%। कितना है, तो प्रवाह क्षेत्र ज्यादा किसका है, अंत्य प्रवाही नदियों का आपके प्रवाह क्षेत्र ज्यादा है, लेकिन जल उसमें कम है। सबसे ज्यादा जल किसमें है, ये बंगाल की खाड़ी तक जाती है, जल है तभी तो वहां तक जाती है, तो जल आपके सबसे ज्यादा इसमें है, 53.13%। मतलब 100 में से, नदियों में जो जल है उसमें 100 में से 53.13 किस में, अकेली में, बंगाल की खाड़ी में। फिर आपके 35.11% है, कितना है, 35.11% है, और आंतरिक प्रवाह में 11.76%। कितना है, 11.76%। सबसे कम जल ग्रहण क्षमता किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा प्रवाह क्षेत्र किसका है, सबसे कम किसका है, अरब सागरीय का। ठीक है, बंगाल खाड़ी में कितना प्रवाह क्षेत्र, 23 से 24। अरब सागर का, बंगाल खाड़ी का 60 नहीं, कितना, अरब सागर का, अंत्य प्रवाह का 60, अंत्य प्रवाह का, अरब सागर का, अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर का, और अंत्य प्रवाही का। ठीक है, बंगाल खाड़ी में जल ग्रहण क्षमता 53 और 3 को इधर कर दे तो कितना हो जाएगा, 35। 53.13, 35.11 और 11.53.13, 35 पॉइंट और 11 पॉइंट कितना है, 11.76। प्रवाह क्षेत्र, जल, लिख लोगे, लिखो।
गलत लिख लोगे। कि ई आगे पाचा हुआ करियान देख के करियान देख के। सबसे इजी टॉपिक है ये भूगोल का। रियल में इजी आंसर है वो कि नहीं है। थन का ज्ञान इजी है कौन है भाई? जो पढ़ा हुआ ही नहीं है जिसके पहले कभी, तो उसको क्या पता कौन सा हार्ड है? वो खुद ही डिसाइड कर लेगा कि ये हार्ड है ये इजी है, हैं? भाई जिसके कभी कोई भूगोल का एक ही टॉपिक नहीं पढ़ा उसको क्या पता क्या हार्ड है क्या इजी है? वो तो पढ़ेगा तब पता चलेगा। या पहले ही किसी ने बता दिया कि वो टॉपिक हार्ड है, बयान का करने मत बैठा करो। कोई टॉपिक शुरू करे पहले ही कहते हार्ड है, बीर करने बैठना नहीं आप, ठीक है? कोई टॉपिक हार्ड नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना इजी वो टॉपिक हो जाएगा। देखो ये तो जिसमें सबसे ज्यादा इजी है अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या हार्ड है आपके? भाई अभी तक आपने पढ़ा बंगाल की खाड़ी का जल ग्रहण क्षमता कितनी है? बंगाल खाड़ी की जल ग्रहण क्षमता 53 पॉइंट। अरब सागर की और अंत्य प्रवाह की, बंगाल खाड़ी का प्रवाह क्षेत्र, अरब सागर का और अंत्य प्रवाह का। क्या हार्ड है इसमें? मेरे को तो कुछ लगा नहीं हार्ड। अब देखो अब हम बात करते हैं अंत्य प्रवाह की परिभाषा। बाकी तो आपको पता ही है भाई अंत्य प्रवाह नदियां कौन सी होती है। भाई बंगाल की खाड़ी का तो पता ही है, वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर, और वे नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर की बंगाल की खाड़ी की अलग अलग नदियां तो अपन देखेंगे नहीं। अगर फिर भी हम देखें, जैसे मान लो आपके बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां कौन सी है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, तो इसमें नदियां कौन कौन सी है? देखो इसमें हम दो ही नदियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हम पढ़ेंगे चंबल, बनास तो चंबल में तो पढ़ेंगे। और बताओ कौन सी नदी? बस माई यहाँ नहीं आएगी, माई तो उधर जाएगी अरब सागर में। बनास में, बनास तो इसके अंदर आ जाएगी तो। गंभीर नदी है। कौन सी नदी है? गंभीर नदी है। गंभीर अलग है, गंभीर अलग है, ये दो नदियां पढ़ेंगे इसमें अपन। इसमें भी अगर हम देखें तो ये जो चंबल नदी है, चंबल में हम कौन कौन सी देखेंगे? मुख्य मुख्य ले लेता हूं, बाकी सारी नहीं लेता हूं। जैसे एक ले लेते हैं अपन, कौन सी? बनास। कौन सी? बनास, ठीक है। एक ले लेते हैं अपन इधर से काली सिंध। कौन सी ले लेते हैं? काली सिंध। कौन सी? काली सिंध। एक ले लेते हैं पार्वती। कौन सी? पार्वती। इनकी है सहायक नदियां, बाकी तो आपके सारी नाम है। जैसे मान लो आपके इधर से देखा जाए तो आपके गुंजाली है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? गुंजाली है। और कुराल है, और मेज है, चाकण है, पुन्नू है, सीप है, आलनी है। कौन सी है? आलनिया। अब इसमें अगर हम देखें कि
इनकी कौन कौन सी आगे सहायक नदियां और, जैसे मान लो बनास है, तो बनास की अगर हम देखें तो बनास की कौन सी हो जाएगी, बनास की एक तो बेडच है, कौन सी है, एक मेनाल है, एक कोठारी है, एक खारी है, एक कडाई है, एक बांडी है, एक मासी है, एक मोरेल है, कौन सी है, मोरेल। काली सिंध की बात करें तो काली सिंध की एक परवन है, आहू है, उजाड़ है, चंद्रभागा है, चंद्रभागा। हम्म। तो फिर इनकी आगे लिखते जाओ, वो आपने लिखेंगे। पार्वती, पार्वती की कौन सी है, एक आपके अंधेरी है, अहेली है, बेंथली है, बिलास है, लासी है, कूल है, रेत्री है। इतनी नदियां पढ़ेंगे, इसमें भी और नदियां हैं, ठीक है। इसलिए मैं कभी नहीं लिखा था ये, क्योंकि इससे डर जाते हो आप, इतनी सारी नदियां पढ़ेंगे। एक नाम सुना ले देखे ज्यादातर तो ये, ठीक है, ये और सुन लिया एक एक, ये इतनी नदियां और इनके बारे में और पढ़ेंगे, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। और कई बार मैं देखता हूँ किताबों में ये पहले पूरा चार्ट बना हुआ होता है, ये तो अपने आगे वैसे ही बन जाएगा, जैसे चंबल पढ़ेंगे ये नदियां उसमें अपने आप ही आ जाएगी, जैसे उसमें फिर बनास पढ़ेंगे तो ये नदियां आ जाएगी, काली सिंध पढ़ेंगे तो ये अपने यहाँ चार्ट बना के ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं इसमें शुरू शुरू में, यार इतनी नदियां कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, खौफ पैदा हो जाता है, इसलिए मैं ये नहीं बताता हूँ मैं, ठीक है। अब आप आंतरिक प्रवाह की परिभाषा लिखो। यहाँ तो ये होता है कि मैं मेरा ज्ञान बताऊँ आपको कि मेरे को इतनी आती है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसमें। आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाही लिखिए, आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाही। कई बार होता है कि जो कई बार मैं टीचरों को देखता हूँ, जैसे मान लो भूगोल का टीचर है तो वो बीच बीच पॉलिटी की बातें कर बोल रहे हैं, बीच बीच हिस्ट्री कल्चर की बातें कर बोल रहे हैं, वो आपके भी ज्ञान हुए ना थोड़ा बहुत, वो बताएं बिना कौन। अब मान लो कोई हिस्ट्री माइंड कोई ट्रिक जानूँ, एक बार ट्रिक ही जानूँ तो मैं, भाई बा मैं ट्रिक बताऊँ ना क्लास में, क्यों भाई आप हिस्ट्री कैसे पढ़ते हो, हिस्ट्री ऐसे पढ़नी चाहिए, जैसे ये ट्रिक है न था सोचो हिस्ट्री आन कल्डी आवे, अरे कल्डी की कौन हमने एक ट्रिक ही आवे, ठीक है, कल्डी तो पढ़ा दिया, कल्डी आवे ना तो, ठीक है। ऐसे एक ही सब्जेक्ट की पकड़ होती है, दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं होती है, ठीक है, दो पढ़ाए जाए तीन पढ़ाए, हाँ ठीक है, तैयारी करते हैं तो सभी थोड़ा थोड़ा आते ही है, ठीक है। आप तैयारी करते हो तो एक सब्जेक्ट अच्छा आता, बाकी भी थोड़े थोड़े तो आते ही है, उनके बारे में ऐसा तो नहीं जानते नहीं। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ उनमें सारे सब्जेक्ट पे कोचिंग करते हैं तो अपने लगभग अपन 5-7 साल तैयारी करते हैं, तो उसमें सारे सब्जेक्ट, कभी मान लो ग्राम सेवक होता है, कभी टीचर का होता है, कभी कोई सा भी होता है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ ही लेते हैं 5-7 साल में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज सबको ही सभी सब्जेक्टों को हो जाता है। अब हिंदी में है, जैसे हिंदी में मान लो आपके कई बार मान लो जी क्या बैठ बैठ पर्यावाची सुनाए दे, ठीक है, तो बे पर्यावाची एक पर्यावाची याद है बिना कोने के, घना पर्यावाची याद है, पूरी हिंदी याद है, ठीक है। तो आपांगे तो मैं कदे दूसरे सब्जेक्ट की पंचायत कदी करी कौन करूँ, कि आपने तो आपा ही सब्जेक्ट हज कोना है, ठीक है। इमा नहीं हाल बहुत कुछ पढ़ना है, पूरा इमें हाल नॉलेज कौन मिलियो कि भाई हाँ ठीक है, अभी थान पढ़ा में जनावा भी तो नॉलेज है, और भी पढ़ने वास्ते खूब है, कितु पढ़ो भले, तो आमे इन पढ़ने वास्ते टाइम कौन मिले, दूसरे सब्जेक्ट में तो पंचायत करूँ काम ही कौन। यार इमा नहीं मैं कोशिश यही करूँ कि मैं मारो ज्ञान था मत कौन थोपूँ, मैं भी तो ही बताऊँ कि भाई जो आप सामान्य कंपटीशन एग्जाम आवे, जो मान लो 4-5 सालों प्रश्न आनो बंद हो गया ना,
बी मैटर नहीं हाल बताने में बंद कर दियो कि 5 साल में आप बी टाइप बी टॉपिक में प्रश्न नहीं आ रही हो। जैसे मान लो कोई ऐसा कोई हेडिंग लगाते हैं, अपन पहले पढ़ते थे, जैसे मान लो फसलों के उपनाम और ये वो, तो वो वहां से प्रश्न ही नहीं आ रहा। जैसे मंडियां हैं, मंडियों का प्रश्न नहीं आ रहा है, तो प्रश्न नहीं आता तो उसको अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जहां से आ रहा है वो तो पढ़ने अभी, बाई चांस 5 साल बाद में एक प्रश्न आ भी जाएगा तो आ जाएगा, तो आ जाएगा। एक प्रश्न से क्या होता है, ज्यादातर अपने जो अभी अपने इम्पोर्टेंट है वो पढ़ते हैं, तो ज़्यादा भी नहीं है। अभी ये है, इसमें नदियों का चार्ट बनाते हैं। मेरे पास मेरी तो क्लास से ली हुई है कई की टीचरों की, तो बहुत ज़्यादा थोप देते हैं, पर अपने ठीक है, काम हो जाएगा। शॉर्टकट है, अच्छा है मैटर। लिखा था भी मैं लाइनें कम लिखाता हूँ, शॉर्टकट ज़्यादा चलता हूँ मैं। ऐसे लाइन है रजिस्टर में, ऐसे लाइन लंबी लंबी होता है जाता है, वो कम लिखाता हूँ। आप देखते हो नोट्स, शॉर्टकट चलते हैं। ठीक है, चित्र शेयर, मैप शेयर। चलो, अब नदियों में आपको ये करना है कि मैं नदी का चित्र बनाऊंगा यहाँ पर। अपना समय तभी बचेगा जब ये चित्र आप बनाओगे घर पे, क्योंकि मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। जैसे मान लो चंबल का चित्र तो आपको यहीं बनाना, बड़ा चित्र बनेगा और बड़ा चित्र घर पे भेजूंगा, तो इसमें जूम इन करेंगे जूम आउट करेंगे तो उसमें छोटा बड़ा हो जाएगा। चंबल का यहीं बनाना है। बाकी नदियों का चित्र, जैसे कोई छोटा चित्र है, खाली चित्र बनाना है, तो चित्र आपके ग्रुप में भेज देंगे, घर पे आराम से बना लेंगे। यहाँ क्या होता है कि चित्र बनाते हैं तो टाइम बहुत लगता है। बन गो हाल कौन बढ़िया, बन गो कौन बढ़िया, वो चित्र ही बनी 1 घंटा मायने। ठीक है, चलो अब लिखिए आंतरिक प्रवाह की परिभाषा। वह नदी, वह नदी, वह नदी जिसका उद्गम निश्चित होता है, वह नदी जिसका उद्गम निश्चित होता है परंतु, उद्गम निश्चित होता है परंतु मुहाना निश्चित नहीं होता। उद्गम निश्चित होता है परंतु मुहाना निश्चित नहीं होता है। उद्गम निश्चित होता है परंतु मुहाना निश्चित नहीं होता है। फिर या, बीचों बीच लिखो अगली लाइन में या, बीचों बीच में या लिख के आगे बढ़ो। ये लाइन लिखी आपने दो, अब लिखो या, फिर वापस शुरू करो। लिखिए, वह नदी, वह नदी जो किसी सागर या समुद्र में नहीं पहुंचकर, वह नदी जो किसी सागर या समुद्र में नहीं पहुंचकर, सागर या समुद्र में नहीं पहुंचकर स्थल भाग में ही समाप्त हो जाती है। सागर या समुद्र तक नहीं पहुंचकर स्थल भाग में ही समाप्त हो जाती है। स्थल भाग में ही समाप्त हो जाती है। या एक बार और या, ठीक है, लिखो, वह नदी जो किसी झील या बांध में जाकर समाप्त होती है। वह नदी जो किसी झील या बांध में जाकर समाप्त होती है। वह नदी जो किसी झील या बांध में जाकर समाप्त होती है। समाप्त होती है। देखो उदाहरण लिख लो, उदाहरण लिख लो। आई बोले हैं,
चीड़ी बोले। उदाहरण लिखो, सांबर झील, सांबर झील। शाम का गाना सुबह क्या बजावे? हम्म। ये अरावली है। अरावली के पूर्व की नदियां किधर जाती है? अरावली के पूर्व की नदियां कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और पश्चिम की नदियां किधर जाती है? अरब सागर में। पश्चिम की नदियां किधर जाती है? अरब सागर में। पश्चिम की नदियां कहाँ जाती है? अरब सागर में। ठीक है। इसलिए अरावली को क्या कहते हैं? भारतीय या राजस्थान की जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा कि ये क्या करती है? राजस्थान में जल का क्या करती है? विभाजन करती है। पूर्व की नदियां कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम की नदियां कहाँ जाती है? अरब सागर में। बाकी कहाँ रह जाती है? यहीं पे रह जाती है, कहीं नहीं जाती है। ठीक है, बना लो इसको, 2 लाइन छोड़ के ये बना लो। या बंगाल खाड़ी में, पश्चिमी नदियां अरब सागर में। अब देखो, देखो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारिया हाड़ौती।
सबसे ज्यादा नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये देखा था आपने। संभाग कौन सा है? संभाग कौन सा है? कोटा। कौन सा संभाग है? कोटा। और जिला कौन सा है? जिला सर्वाधिक नदियों वाला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। तो सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती। संभाग है कोटा। जिला है चित्तौड़गढ़। जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? थार मरुस्थल है। संभाग कौन सा है? बीकानेर। संभाग कौन सा है आपके? बीकानेर। जिले कौन से हैं? जिले ये आप कह सकते हो नदी विहीन जिले। नदी विहीन, जहां पे नदी नहीं है, ऐसे जिले कौन कौन से हैं? बीकानेर, चूरू है, फड़ौदी है, डीग है। बीकानेर है जहाँ कोई नदी नहीं है, चूरू है कोई नदी नहीं है, डीग है कोई नदी नहीं है, और फड़ौदी में भी कोई नदी नहीं है। तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठार। संभाग है कोटा। जिला चित्तौड़गढ़। न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश थार मरुस्थल। संभाग बीकानेर। जिले हैं आपके बीकानेर, चूरू, डीग, फड़ौदी। बीकानेर संभाग में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं, जिसमें नदी एक ही है, घग्गर। घग्गर ही तो है, और कौन सी नदी है? गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर है, बीकानेर चूरू में नदी है नहीं। ठीक है, लिख लो। अभी तक ऐसा कुछ हार्ड नहीं लगा कि भाई हार्ड है? नहीं, सर्वाधिक नदियां हैं। उद्गम तो उदयपुर होगा। क्या मत बताओ? क्या उदय मतलब चित्तौड़गढ़ में उद्गम बताओ? क्या मत बताओ उद्गम? गूगल माते या चैट जीपीटी माते या कहीं याद आएगा? अभी एक दिन कल मेरे को किसी ने बताया कि सर आंसर तो चैट जीपीटी में पेपर डालती तुरंत आंसर डाल देता सारी। चैट जीपीटी में तो पूरी फोटो डालते ही वो पूरी लिस्ट आ जाती है कि इसका ये आंसर होगा। मैंने कहा ये तो गड़बड़ कर दी फिर। नहीं भले हो की आँख फायदो है। आँख लोड देखो मैं ही खोल आँख लोड था ही नहीं लेनो। ठीक है, जको नकल करी तो थाने फायदो है। थान तो चाणो के कोई नकल करे, कोई रजिस्टर खोल ली करे बैठे, एक तो कम हुआ था कंपटीशन। मैं पूछे तो बता देना, हाँ ले मैं बताऊँ। जो लास्ट में निवेड़ो जीजू। ये जो पोस्टर चिपके हैं ना सिलेक्शन वाले, इनके जैसे तो बच्चे आए ही नहीं अभी तो किसी भी बेंच में इतने पढ़ने के प्रति। हाँ, होशियार नहीं, होशियार मायने नहीं रखता। आप 90% बनाए बेटर बोले डिग्री थैला में गई। ठीक है, 4% बनेड़ा होशियार मायने नहीं रखता। तो मायने रखता है कि कितनी उनकी में पढ़ने की ललक है, कितना वो पढ़ना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं। कम टाइम में कई तो 6-6 महीनों में 4-4 महीनों में बहुत कुछ सीख गए हैं। अब कई मान लो कहे कि वो तो यार फिर तो कहीं कौन पढ़तो, अरे वो 3-4 महीना था मिलियो कौन से तो वो पढ़ लियो। ठीक है, और थोड़ा कम टाइम में 6 महीने में पढ़ के लग गए नौकरी, और कंपटीशन कम था भाई पिछली बार। ठीक है, अच्छा पढ़ा लग गए।
ठीक है, कई जनों का तो पढ़ाई से कोई ताल्लुक ही नहीं था, फिर भी 6 महीने साल भर, कई तो 1.5 2 2 साल तक पढ़े थे, कंटिन्यू आ रहे थे, टेस्ट देते थे। ठीक है, और शिकायतें कम रहती थी इनकी, जो पढ़ता उसकी शिकायत नहीं रहती इतनी। हाँ कोई बात नहीं, आज टेस्ट नहीं हो तो कल हो जाएगा, पढ़ा हुआ है, कोई शिकायत नहीं रहती। कईयों की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, पढ़ते हो तो कोई शिकायत की नीड नहीं पड़ती है, पढ़ाई कर रहे हो आप, क्या शिकायत, आज टेस्ट नहीं लिया, आज पढ़ा हुआ तो कल दे देंगे, क्या कल ले लेना। ठीक है, लेकिन नहीं, आज पढ़ाया तो आज ही लो, वो तो कहीं मतलब हुई हो। ठीक है, कल पाचा भूल जाओ, और भूल जाओ तो कहीं पढ़िया बजे भाई, कल भूल जाओ तो कहीं पढ़िया, टेस्ट तो अचानक ही हुए ना कि ओ लो पानो पकड़ो, क्यों पढ़ता तो रहू था वैसे। तो इनके कभी शिकायतें नहीं थी, साल साल 2 2 साल तक पढ़ा है इनको, कभी ये ऐसे आज याद नहीं आती कि ये शिकायत करते थे कि सर हमारे ये नहीं वो नहीं। आते थे, पढ़ाते तो पढ़ लेते, छुट्टी कर देते, घर जाता रहता, पाचा बुला लेते, 1 घंटा में पाचा आ जाता। ठीक है, वाह सर आओ कौन, छुट्टी वह छुट्टी कर गई प्रहार, शिकायत कभी नहीं है यहाँ के। 100 जना, 100 के आसपास, लगभग 70 71 जन ला गया। और पढ़ाई के प्रति तो बोले 12 बजे पढ़ा दियो, सुबह 6 बजे बुला दियो, करीब बुला लो, तैयार हाँ। अट तो मान लो 1:30 बजे छोड़े, 2 बजे छोड़े जते, तो बस माँ के रोटियां बनानी है, माँ के आटो लगाना है। ठीक है, बन वो बहन चाले भी मैं 8 बजे जन के सर छोड़ दियो, शाम का 8 बजे के सर छोड़ दियो, रोटियां बनानी है। वो माँ फ़ोन करे रूममेट के, आओ आओ सब्जी में बना दी, यार आटो ओसना है। ठीक है, यहाँ की तो बातें करें। ठीक है, नहीं तो कभी भी पढ़ाई पढ़ाई का तो कभी बोल दे हाँ तुरंत पढ़। और कई होते हैं जो जगते ही पढ़ने लग जाते हैं, जैसे मान लो अभी सूता 11 बजे, 2 बजे जागिया पढ़ने लगा, आ एक बीमारी गजब भी है। हम्म, नहीं थाकी देख लीजिए तो, नहीं तो ईमान कहीं नहीं भी लगी है, तो इम कहीं नहीं भी लगी है। ठीक है, और शोभा को एक पर्सनल एक जना की तो करूँगा नहीं, सबकी करूँ तो ये सभी पढ़ते थे। ठीक है, और कई इसमें 30 जने नहीं लगे। ठीक है, ऐसा नहीं वो नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते थे, लेकिन वो थोड़े लेट है। कई जने हैं जो एक बेंच बना बाद में, वो बेंच 3 4 महीने पहले यार। वो एक तो मैं बताता हूँ, हर क्लास में उदाहरण देता हूँ, एक लड़की आई थी जिसकी बीपीएड हो गई थी 3 साल पहले ही, परीक्षा से 3 साल पहले हो गई थी, आई थी 4 महीने पहले। क्यों, मैंने पूछा क्यों, कहीं कारण हुई थने, था पड़ गई कि भर्ती आ गई 1 साल पहले, 6 महीने पहले, दिन ध्यान पड़ गई, आई को नहीं क्यों, हासू क्यों भैंस कूद जाए तू जाए देना। ठीक है, भैंस कौन दुए, अरे मैं आ कहीं लॉजिक हुयो क्या, हंसू क्यों हाल मत जा, भैंस कूदिया पच जाई। ठीक है, क्यों सर अब क्यों हो सके कहीं 4 महीना परीक्षा देख मैं आगे जावे, जना तो थार की कौन भाई 2 3 महीना आगे जाने फायदो जी, बाकी अब बच्चे 4 महीना आंख के बरोबर आ ही कौन सके, जका दूधे सालों पढ़े। ठीक है, उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत नज़दीक आ गई थी ये, पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ी थी 2 3, क्यों सर अगर 3 महीनों को 6 महीने की तरफ पढ़ूँ तो 6 महीने का कवर कर लूँ, 3 महीनों में मैंने कर सकती है कवर तो। और नींद कम लेना, डिस्टर्ब कम होना। ठीक है, छोटा बच्चा था उसको घर पे छोड़ के आई थी, और भैंस कूद गई। ठीक है, मतलब ये चीज़ें मजबूरियां हैं आपके कईयों की। आप सोचते हो पढ़ना आसान है, पढ़ना तो आसान है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ दूसरी चीज़ों से स्ट्रगल करना बे मुश्किल है। दूसरी चीज़ें कई सुनना पड़े, कई स्ट्रगल करना पड़े, रिपिया पीछा, घर में ताना, घर में कई समस्या हुए। ठीक है, बहुत दौर है करना, जगह में तो शादीशुदा लड़की होती है उसको बहुत स्ट्रगल करके पढ़ना पड़ता है, इसलिए शादी होने से पहले पढ़ लो। चलो, तो सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश क्या होता है, कौन सा है, कौन सा है, जिला कौन सा है, संभाग कौन सा है, और न्यूनतम नदियों वाला भौतिक प्रदेश, जिला, संभाग, संभाग।
कौन सा है? अगर हम बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, फिर है राजस्थान में सबसे लंबी नदी, फिर है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, फिर है राजस्थान में, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, फिर है राजस्थान में या की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी, सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी, जल ग्रहण क्षमता वाली नदी। ठीक है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। राजस्थान में सबसे लंबी है बनास। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी है घग्गर। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की है कांतली। राजस्थान में या की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की है कांकनी, कांकने। और राजस्थान की जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा बनास की। तो सबसे लंबी राजस्थानी नदी कौन सी है? चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। ठीक है, राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। कौन सी है आपके? राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। कौन सी है? राजस्थान में या की सबसे लंबी सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? कांकनी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी नदी। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी कौन सी है? बनास। सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षमता किसकी है? बनास की। राजस्थान की सबसे लंबी नदी राजस्थान में और की में क्या फर्क है? हाँ चलो, कौन बताएगा? ऐसे बताओ। हाँ, मतलब उद्गम स्थल में का मतलब उद्गम स्थल राजस्थान में होना चाहिए नदी का। बाहर जा सकती है, बाहर नहीं जा सकती दूसरे राज्य में का मतलब राजस्थान से उद्गम होता है, बाहर जा सकती है, नहीं जा सकती है? जा सकती है। और की का मतलब बाहर से आती है और राजस्थान से गुजरती है, वापस बाहर जाती है। देखो, की का मतलब है कि राजस्थान से बहती है, बस आओ दूसरे राज्य से जाओ। और में का मतलब है राजस्थान में उद्गम, राजस्थान में ही समाप्त। राजस्थान में निकलती है, राजस्थान में किसी दूसरी नदी में जाके मिल जाती है, और वो फिर जितनी आपके उसकी लंबाई होती है वो राजस्थान में हो जाती है। जैसे राजस्थान की हो गई चंबल, मध्य प्रदेश आती है, राजस्थान से जाती है यूपी। राजस्थान में सबसे लंबी नदी मतलब राजस्थान में उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती। तो राजस्थान में ही भाई आपके दूसरे राज्य में नहीं गई। आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से आती है, राजस्थान से निकलती है, पाकिस्तान जाती है। और राजस्थान में कांतली नदी है जो सीकर से निकलती है, झुंझुनू तक बहती है, राजस्थान में बहती है। और ये राजस्थान में या कि इसमें कोई ऐसा नहीं है, कांकनी नदी है।
और राजस्थान की सर्वाधिक जलग्रहण क्षमता वाली बनास, लिखो। 2 लाइन छोड़ के ऐसे नोट लगा के लिख लो। ऊपर कांकरी नदी है, ये कांकनी है, नीचे वाली कांकनी, कांकने मसू। तो पढ़ाई शुरू कर दी होगी, जम गए नागौर में तो। हम्म, या अभी ऐसे मन नहीं लग रहा अभी भी? हम्म, लग जाएगा, कईयों का पढ़ाई में लग जाएगा, कईयों को और कामों में लग जाएगा। मन लग जाता है क्लास, टेंशन मत लो आप। क्लास में मन नहीं लगे तो फिर और तो कोई जगह ही नहीं जहाँ मन लगे। लाइब्रेरियों में मन लगता नहीं, लाइब्रेरियों में तो ठीक है, और क्लास में लगता है मन तो। कई जने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया होगी, कईयों ने आते ही रूम लिया, रूम लेते लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। अरे रूम क्यों लिया फिर भाई? लाइब्रेरी ज्वाइन करनी थी, रूम क्यों लिया? पैसे देने रूम के 5,000 और 1,000 रुपये लाइब्रेरी के और देने, फिर 5,000 कमरे के दिए क्यों? ऐसे ही कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते। लाइब्रेरी में बोल देते कि यार कोई है तो जगह बता दे, साइड में हो जाऊँ मैं, ठीक खाली सोना ही तो है। रूम लिया तो रूम पे आपके पढ़ाई सही होती है। लाइब्रेरी में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, एक तो कभी कोई दरवाज़ा खोलता है, कभी कोई खोलता है, और उस दरवाज़ा जैसे ही कोई खोला अपने को देखना और पड़ता है कौन आया और कौन गया, ठीक है। तो बार बार देखना ही पड़ता है। जैसे मान लो आवाज़ तो आती है, दरवाजे कितना ही कुछ कर ले तो खुलते ही आवाज़ आ जाती है, फिर अपने को तुरंत देखना पड़ता है कौन आया, ठीक है, फिर वापस नीचे, ठीक है। और वापस ऐसे देखना, बार बार देखना पड़ता है, उससे डिस्टर्ब होते हैं। कभी कोई इधर से निकलता है तो कुर्सी को जितनी ज्यादा धीरे खिसकाने की कोशिश करता है उतनी वो आवाज करती है, ठीक है। खिसकाने की कोशिश जैसी आवाज करती है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, बार बार डिस्टर्ब होते रहते हैं। जितने कोई आ जाए कि आजा चाल बात चाय पी रहा हूँ,
चाय पीने जाओ जब घंटों कांडी पाचा को ना, ठीक है, पचावे पाचार या थोड़ा सा मूड फ्रेश करना, गाना सुन लिया, ठीक है, बयान मूड फ्रेश चक्कर में थोड़ी घंटों कांड खराब कर दी भी गाना चक्कर में, कि चलो थोड़ा बहुत, तो सर ने भी बोला कि इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत चला सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम चालू कर लेते हो, और उसके चक्कर में और ऐसे करके आप लाइब्रेरी में 10 घंटे बिता लिए, लेकिन क्लास पढ़ाई हुई आपके 4-5 घंटे, नहीं तो 4-5 घंटे आप अलार्म भर के टाइमर लगा के चालू करो, 5 घंटे पढ़ो, 5 घंटे मतलब जैसे ही आप पढ़ाई बंद, उसको स्टॉप वॉच को बंद कर दो, ठीक है, बंद हो गया, जैसे पढ़ने बैठो वापस उसको चालू कर दो, ऐसे करो 5 घंटे। पूरे दिन में जाके आपके 3 या 4 घंटे होंगे बड़ी मुश्किल से। अपने को लगता है कि अपन ने इतने घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन वो स्टॉप वॉच पास में रखो, जैसे ही पढ़ना शुरू करते हो उसको चालू करो, जैसे ही बंद करो उसको वापस आप पढ़ाई बंद करो, उसको हटा दो, कितने घंटे हो गए देख लेना आप। अपने को लगता है ऐसे कि ज़्यादा होती है पढ़ाई, पर होती नहीं है अपने। तो लाइब्रेरी के बजाय आप रूम में रहो, सही रहेगा। या रूम में नहीं होती है, अब कईयों ने रूम ले रखा, 7 जना रहे एक रूम में, बात तो कोई पच पढ़ी हुई है कहीं बस बीमार बीमार तो वो रूम है कि पोसा है कि 7 जना मायने 5,000 रुपया लग गया, और अब आप लाइब्रेरी जाओ, बस बस सगला ही लाइब्रेरी जाओ, रोटी खाने वाले टाइम आओ पाच, ठीक है। था बीच में मत बोलिया करो, और तो की करो, मैं बोलन मैं खुद ही गणू, मैं खुद ही आधी बातें करूँ आधो पढ़ाऊँ, ठीक है। हाँ बीच बीच में और बोल जो, हाँ ना बोलो ना जना पड़ोसिया चुभो थाने कहीं टाल आंग में रीशा बना लाग आले टाबर, ज्यादा बोले ना बीमा टाबर रीशा बन जाए क्लास में, था ध्यान रखना चीज, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का अपतंत्र, हेडिंग लगाओ नए पेज में, नए पेज में हेडिंग लगाओ बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। सामान्य बातें हो गई नदियों के बारे में, अब नदी पढ़ेंगे अपन बंगाल की खाड़ी की चंबल। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, देखो, और इसमें हेडिंग लगा लो सबसे पहले चंबल, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जिसमें हेडिंग लगाओ चंबल। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एक पहाड़ी है जाना पाव की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? जाना पाव की पहाड़ी है, और जाना पाव की पहाड़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। यहाँ से नदी निकलती है चंबल, यहाँ से निकल के नदी आपके मध्य प्रदेश में बहती है, और मध्य प्रदेश में बहती है तब इसके ऊपर एक बांध बना हुआ, कौन सा बांध बना हुआ है? मध्य प्रदेश में बांध बना हुआ गांधी सागर बांध, कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध बना हुआ, मध्य प्रदेश में बांध बना हुआ गांधी सागर। कौन सा बांध है? गांधी सागर, मंदसौर एमपी में, मंदसौर एमपी। मध्य प्रदेश की जाना पाव की पहाड़ी से निकली, गांधी सागर बांध बना हुआ है, फिर ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। इधर अपना चित्तौड़गढ़ है, और 84गढ़ वाला विवादित है कि 84गढ़ जो किला है वो आपके मध्य प्रदेश में। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि एक तो रावत बाटा है, रावत बाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। एक आपके इधर मध्य प्रदेश का कह सकते हो 84गढ़, 84गढ़ ये एमपी का है। यहाँ से ये क्या करती है? प्रवेश राजस्थान में, ठीक है। फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद इधर से एक नदी आती है इसमें, जिसका नाम है गुंजाली नदी। क्या नाम है? गुंजाली नदी। जो बड़ी नदियां होगी उसका तो हम देखेंगे क्या कहाँ से आती है, कहाँ पर बहती है, क्या विशेषता, बाकी अपन नाम नाम लिखेंगे। कौन सी नदी है? गुंजाली नदी।
उद्गम, बांध, राजस्थान में प्रवेश रावत बाटा चित्तौड़गढ़ या 84गढ़ एमपी से। जैसी नदी बहती है राजस्थान में आई तो इधर से कौन सी नदी आई? गुंजाली। गुंजाली नदी आती है, उसके बाद एक बांध बना हुआ, कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बांध बना हुआ। फिर आपके नदी आगे बढ़ती है तो इधर एक और नदी आती है आपकी इधर से, जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी है, जो आपके आती है हरिपुरा की पहाड़ी से। कहाँ से आती है? हरिपुरा पहाड़ी। हरिपुरा पहाड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़। हरिपुरा की पहाड़ी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर इसमें एक नदी आती है इधर से औरई, और यहाँ बना हुआ बस्सी अभ्यारण्य। फिर आपके आगे जाती है, यहाँ पर आपके मिलती है, यहाँ बना हुआ बेंसरोडगढ़ दुर्ग। क्या बना हुआ यहाँ पर? बेंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ यहाँ पर। बेंसरोडगढ़ दुर्ग। बेंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? इससे पहले जैसे ये राणा प्रताप सागर बांध है, और फिर आपके ये जो आपके इधर से आपके नदी आती है, कौन सी? ब्राह्मणी। उससे पहले बताते हैं कि इससे पहले आपके ये बना हुआ आपके बांध, फिर आपके एक जलप्रपात बना हुआ, चूलिया जलप्रपात। लेकिन ये चूलिया जलप्रपात मैंने अभी देखा, एक गूगल मैप पे देखा तो चूलिया पर जलप्रपात ब्राह्मणी मिलने के बाद आपके चूलिया जलप्रपात बना। उसके जस्ट बाद आपके आपके जमार सागर और कोटा बैराज है। तो यहाँ पर आपके जलप्रपात भी है, कौन सा? चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है? झरने की तरह होता है, थोड़ी इसकी ऊंचाई ज्यादा रहती है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वापस देखो, ये नदी कहाँ से निकलती है? बांध कौन सा है? सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश कहाँ से? फिर इधर से कौन सी नदी आती है? फिर बांध कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध है, रावत बाटा। इधर से नदी ब्राह्मणी नदी आती है। कहाँ से आती है? कहाँ से? हरिपुरा की पहाड़ी से आती है। कहाँ से आती है? अब मान लो ये मैंने चूलिया जलप्रपात उधर बताया, इधर बताया, कहीं पर भी बताया तो क्या हुआ? ठीक है, ये काल्पनिक मैप है, ऐसा नहीं है कि इस पर यही। और इस मैप का कोई आपके कोई सेंस नहीं है कि आप इसमें चूलिया जलप्रपात पहले बनाओ बाद में बनाओ। क्रम होना चाहिए बांधों का सही। पहले बांध बना गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जमार सागर, और फिर कोटा बैराज। बस बांधों का क्रम सही होना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं आता। फिर आपके आगे बढ़े तो आपके ये नदी बहती है, तब आपके इसमें बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? यहाँ पर बांध बना हुआ जमार सागर। कहाँ पर? जमार सागर कहाँ पर है? कोटा। फिर बांध बना हुआ यहाँ पर एक और, कोटा बैराज। कौन सा बना हुआ है? कोटा बैराज। कोटा बैराज। कोटा बैराज कहाँ है? कोटा में। कहाँ पर है? ठीक है। फिर नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी की बात करें तो इसमें आपकी नदी आकर मिलती है, और इधर से एक नदी आती है कुराल। कौन सी नदी आती है? कुराल नदी आती है, जो ऊपर माल के पठार से आती है। ऊपर माल का पठार कहाँ पर है? ऊपर माल पठार, यहाँ से नदी निकलती है कुराल नदी, और यहाँ पे आके मिल जाती है बूंदी में। इधर से आपके नदी आती है और
एक नदी आती है जिसका नाम है आलनिया। क्या नाम है? आलनिया। फिर इधर से आपके एक नदी आती है जिसका नाम है आपके काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। ये मुख्य नदी मानी जाती है इधर से। काली सिंध कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। बागली गांव देवास एमपी से आती है। आगे देखेंगे इसके बारे में। काली सिंध की एक सहायक नदी है आहू। कौन सी है? आहू। काली सिंध की इधर से एक नदी आकर मिलती है सहायक परवन। कौन सी आकर मिलती है? परवन। आहू और परवन। और फिर ये आपकी इधर एक जगह है आपके नानेरा, और नानेरा में आपके आके मिल जाती है कौन सी नदी? काली सिंध आपके नानेरा नामक स्थान पर मिल जाती है। किसमें? नानेरा है कोटा में। नानेरा कहाँ है? कोटा में आपके मिल जाती है, चंबल में आके। फिर नदी आगे बढ़ती है तो इधर से एक नदी आती है आपके मेज। कौन सी आती है? मेज नदी आती है। इधर से एक नदी आती है आपके चाकण। कौन सी आती है? चाकण नदी आती है। कौन सी नदी? चाकण। ये आपके इधर से एक नदी आकर मिलती है आपके पार्वती। कौन सी नदी आकर मिलती है? पार्वती नदी। फिर आपकी ये नदी आगे बढ़ती है। हाँ, मैं तो उधर से कई बार उसको खिसका देता हूँ तो साइड हो जा, उधर ही आएगी अभी। ठीक है। वो तो खुद डरने लग जाता है, उधर बैठा रहता है तो इधर आ रही इधर आ रही बार बार बोलते हैं। रियल में नहीं आ जाए इधर। ठीक है। तभी मैं इधर खिसकाता रहता हूँ, क्या उधर से निकल गई ना, फिर वो मेरे बस में नहीं रहेगी। फिर आपकी इधर से एक नदी आती है कौन सी? सीप नदी आती है। कौन सी आती है? सीप नदी आती है। और इधर से आती है कौन सी? बनास आती है। कौन सी आती है? बनास। बनास। ठीक है। सीप आ गई, बनास आ गई, दोनों मिल गई यहाँ पर। यहाँ हो गया त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम कहाँ हुआ? रामेश्वरम। कहाँ हुआ? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? सवई माधोपुर। यहाँ तीनों नदियां मिल गई। और कहीं नदी नहीं मिलाना। तीन ये मिली हुई नहीं है, थोड़ी ये इधर है, ये ऊपर की तरफ है, ये भी नहीं मिली हुई है। मिलाना नहीं, मिलाना सिर्फ कहाँ पे है? रामेश्वरम मिलाना। किसको मिलाना? चंबल और बनास और सीप को। फिर और आगे बढ़ती इधर से कौन सी नदी आती है? कौन सी आती है? कुन्नू। कौन सी आती है? कुन्नू। ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब आपके ये नदी है जो किसमें मिल जाती है? इधर से आती है कौन सी? यमुना। कौन सी आती है? यमुना है। यमुना में मिल जाती है। कौन सी है? यमुना। और यमुना में आकर मिल जाती है। यमुना में मिलती है एक जगह इटावा। इटावा जगह मुरादगंज यूपी में। ठीक है। फिर ये यमुना आगे बहती है और यमुना मिल जाती है किसमें? यमुना मिल जाती है किसमें? गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा में कहाँ मिलती है यमुना? एक जगह है कौन सी? प्रयागराज जगह। कौन सी जगह है? प्रयागराज जगह। हाँ, प्रयागराज यूपी में मिल जाती है। किसमें? गंगा में। किसमें मिल जाती है? गंगा में। और फिर ये गंगा कहाँ चली जाती है लास्ट में? अब भेज दूं बंगाल खाड़ी में? जबरदस्ती भेज रहा हूँ, बाकी मेरा तो मन नहीं है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी। तो ये प्रयागराज में आके ये पूरा जल यहाँ मिल जाता है। प्रयागराज में कुंभ का भी आयोजन हुआ, जाके आए होंगे।
पाप धोखे किए हुए तो सबके हैं पाप, और मैं तो धोखे आ गया। मेरे को तो ऐसे लगा बाद में कि कुछ वापस भी चिपक गए। मैं तो धोखे है रियल में, कसम से कहें धोखे है, या जाके है वहां पे। पहली जब डुबकी लगाई थी तब लगभग धुल गए थे, इतना ठंडा पानी था। सबसे ज्यादा पहली वाली डुबकी में धुले थे, ठीक है, बहुत ठंडा पानी था। फिर दूसरी में, तीसरी में, ऐसे करके फिर बाद में मेरे को लगा अब तो धुलने क्या हो गए, बंद हो गए, तो फिर मैं बाहर आ गया। पहली डुबकी में बहुत ज्यादा धुले थे, और वो तो जबरदस्ती धोने ही होते हैं, बाकी तो क्या, वहां जाते हैं बहुत ज्यादा ठंड लगती है। आपको पता ही है, आप मान लो अपन जाते हैं गंगा जी जाते हैं, जब कभी सर्दियों में जाना बहुत ज्यादा आपके पाप धुलेंगे। इधर आप पुष्कर जाते हो, कार्तिक का महीना होता है, गर्मियों में जाते हो उतना पाप नहीं धुलता है, सर्दियों में कार्तिक महीने में बहुत ज्यादा पाप धुलते हैं। ठीक है, चलो देखो वापस, उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, जाना पाव की पहाड़ी। फिर बांध कौन सा है, ये तो मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में एक ही बांध है इसके ऊपर। उद्गम कहाँ से है? बांध कौन सा? फिर आपके राजस्थान में प्रवेश, चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश और रावत बाटा, चौरासीगढ़ मध्य प्रदेश, रावत बाटा। फिर कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर। ये बांध कौन सा है? गांधी सागर। ये कौन सा है? ये जवाहर सागर। और फिर कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा है? कितने बांध है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इधर से नदी कौन सी आती है सबसे पहले? गुंजाली। फिर कौन सी आती है? ब्राह्मणी। फिर कौन सी आती है? कुराल। कौन सी है? गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल। गुंजाली, गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल, मेज। कुराल, मेज। गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल, मेज। कौन सी है? गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल, मेज, चाकण, बनास। चाकण, बनास। कौन सी? चाकण, बनास। वापस देखो इधर से, गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल, मेज, चाकण, बनास। गुंजाली, ब्राह्मणी, कुराल, मेज, चाकण, बनास। सबसे पहला बांध गांधी सागर, दूसरा, तीसरा, चौथा कोटा बैराज। उद्गम कहां से? राजस्थान में प्रवेश, रावत बाटा, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़। और ये भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वो आपके ब्राह्मणी और चंबल के संगम पर है। फिर चूल या जलप्रपात बनाओ, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा। कितना ऊंचा है? तो जलप्रपात कौन सा है? दुर्ग कौन सा है? भैंसरोडगढ़। चलो, नदी, इधर से आलनिया। कौन सी है? फिर काली सिंध। आलनिया और काली सिंध। फिर कौन सी है? पार्वती। कौन सी है? पार्वती। ठीक है, आलनिया, काली सिंध, पार्वती, सीप और कुन्नू। कौन सी है? आलनिया, काली सिंध, पार्वती, सीप, कुन्नू। और त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? कहाँ होता है? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। फिर नदी आगे बढ़ती है और यूपी में जाती है, और यूपी में यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा में। ठीक है, और फिर आपके उधर जाती है कहाँ? प्रयागराज में। किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। बना लिया जाए या छोड़ दिया जाए, देखते हैं। दो स्क्रीनशॉट तो आधा आधा भेज देते हैं ना। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है इसका।
ले लेगा? फोटो ले लेता हूँ तो ग्रुप में भेज दूंगा। फोन कौन नहीं? क्या फोन सबकन है? देखो, इसको मैं करता हूँ अभी सेव इसी में। ठीक है, अरे इससे बढ़िया चित्र बनाया हुआ। एक कोई बच्ची थी, उसने बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बनाए थे नदियों के। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि नदी रियल में चले। ठीक है, हाँ, साइंटिस्ट एक क्लास में ही है यान का।